हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्सेना। आज हम लोग मौजूद हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है एनसीईआरटीज़ को कैसे कंप्लीट करें, कैसे हम टाइमली मैनर में इसका रिवीजन करें। ये हर दूसरे यूपीएससी एस्पिरेंट की प्रॉब्लम है कि वो एनसीईआरटीज़ को टाइम पे कवर नहीं कर पाते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स का बर्डन उनको ले डूबता है और वो इसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। बट चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप इस वीडियो की एंड में अपने यहाँ से एक राइट सॉल्यूशन, एक राइट स्ट्रेटजी लेके जाएंगे जो आपको इस कन्फ्यूज़न से दूर बनाए रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों कि यूपीएससी में हर दूसरे एस्पिरेंट की प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटीज़ कवर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट अभी ज्योग्राफी पढ़ रहा है, किसी की पॉलिटी अभी शुरू ही नहीं हुई है, किसी को इकोनॉमी के कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो किसी की हिस्ट्री 2 बार हो चुकी है बट उसको हिस्ट्री की टाइमलाइन ही याद नहीं है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, सबसे बड़ा बर्डन है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हर बिगनर स्टूडेंट के दिमाग में एक ये आप समझिए एक डिलेमा है कि शुरू कहाँ से करूँ, किताब कहाँ से खरीदूँ, टाइम टेबल कैसे बनाऊँ और प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाऊँ। इसी कन्फ्यूज़न को आज हमने दूर करना है। सबसे पहली बात है कि किताब प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अप्रोच है प्रॉब्लम। आपकी अप्रोच में कहाँ दिक्कत है? फॉर एग्जांपल, आपने एनसीईआरटी उठाई ज्योग्राफी की, आपने उसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ लिया एक चैप्टर को बहुत ही जोश जोश में। अब हुआ क्या, आपने पढ़ तो लिया बट उस चैप्टर का 20% ही आपके दिमाग में बैठा, क्योंकि इतने टफ वर्ड्स, इतने कंसेप्ट, रेवर लाइन क्या होता है, मेंडर्स क्या होते हैं, आपके सॉल्ट लेयर क्या होते हैं, लगूंस क्या होता है, ऐसे कंसेप्ट एक बार रीडिंग में समझ में नहीं आते। फिर आप उसको टालते रहते हैं, आप उन कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करते हैं, तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको चैप्टर कंसेप्ट रिवाइज नहीं होते, आपका बैकलॉग क्लियर आउट होता है। आपको स्ट्रेस होता है कि इतना सारा पढ़ लिया उसके बाद भी मुझे कुछ याद नहीं है, और फिर आप रिवीजन तो करने से रहे क्योंकि आपको आगे के चैप्टर्स भी स्पीड में कंप्लीट करने हैं। पहला चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत जोश आता है कि अरे नया चैप्टर पढ़ना है, अब नया चैप्टर पढ़ना है, ऐसा वैसा, और फिर अगेन एंड अगेन, और आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता? मुझे सही से बताइएगा आप, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने तो मुझे यही बताया है। दूसरी सबसे बात होती है कि परफेक्ट बनने की कोशिश करना। पेज 1 लाइन टू लाइन पढ़ लिया, पेज 2 लाइन टू लाइन पढ़ लिया, पेज 3 लाइन टू लाइन पढ़ लिया, गूगल पे जाके सर्च कर लिया, फिर हमने एआई का यूज़ कर लिया, फिर हमने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए। एक चैप्टर कंप्लीट करने में आपने 3 से 4 दिन लगा दिए। तो आप मुझे बताइए कि पूरी एनसीईआरटीज़ कब कवर होगी, फिर उसके नोट्स कब बनेंगे, फिर उसका रिवीजन कब होगा? ये दूसरी मिस्टेक्स हर बच्चा करता है। ठीक है, तो आप ये गलत अप्रोच है। हम आगे बढ़ते हैं। एक और मिस्टेक करते हैं कि एक सब्जेक्ट को नहीं, लोगों ने 6 से 7 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, आईआर, ज़माने के सब्जेक्ट एक साथ शुरू करते हैं कि सुबह 1 घंटा वो पढ़ लेंगे, दोपहर में 1 घंटा पढ़ लेंगे, खाना खाने के बाद 1 घंटा ये पढ़ लेंगे। ऐसा करके आप अपने ऊपर मेंटल बर्डन क्रिएट करते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको याद तो कुछ आएगा नहीं और पूरी खिचड़ी दिमाग में पक जाती है। एक साथ आप नहीं खा सकते इतना सारा, एक साथ आप इतना पढ़ नहीं सकते, एक साथ इतना एनालिसिस नहीं कर सकते, एक साथ इतने नोट्स नहीं बना सकते, और रिवीजन तो फिर दूर की बात है। इसलिए ये गलती नहीं करना कि एक साथ 4 से 5 या 5 से 6 सब्जेक्ट आप लोग शुरू करें। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम आगे बात करें तीसरी मिस्टेक की, तो लोगों को आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे यूट्यूब्स के चैनल देखते हैं, इतने सारे शॉर्ट्स देखते हैं टॉपर्स के, तो आप हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग होती है और आपके दिमाग में एक बात बढ़ जाती है कि नोट्स 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 बनाने चाहिए। नो डाउट हमने भी बनाए हैं, बट कितने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, उनको कितना शॉर्ट रखना है, कितना उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स डालने हैं, ये एक बारीकी की बात है। एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद में नोट्स बनाते हैं, इधर से नोट्स ले लिए, टेलीग्राम के ग्रुप में चले गए कोई से, वहाँ से नोट्स ले लिए, यूट्यूब पे कोई नोट्स बांट रहा है वहाँ से नोट्स ले लिए, किसी फ़ोटोकॉपी की दुकान से नोट्स ले लिए। इतने सारे नोट्स इकट्ठा होकर, पीडीएफ इकट्ठा करके, कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है या आप ओवर बर्डन क्रिएट करते जा रहे हैं? इससे आपका टाइम जाता है, दिमाग में समझ में कुछ भी नहीं आता है, और आप एक इन्फॉर्मेशन के लूप में फंसते चले जाते हैं। याद रखना, इन्फॉर्मेशन लूप है ये। आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं
बट रिकॉल नहीं हो पाता है वो, इसलिए आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पर फेल हो जाती है। क्योंकि आपको एनसीईआरटी की एक और कॉपी नहीं बनानी है, आपको उसको रिवाइज करना, समझना है उसको अच्छे से। दूसरा है सोर्स ओवरलोड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर मैंने बात करी कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी या पॉलिटिकल एनसीईआरटी आप पढ़िए, तो आपने लक्ष्मीकांत के भी शॉर्ट नोट्स बना लिए, नया कहीं से उठा लिए, टेलीग्राम से भी आपने ले लिए, यूट्यूब पर उसका वीडियो भी देख लिया, आपने मैगजीन्स भी पढ़ ली, आपके कोचिंग पे जो पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ लिया। तो आपको अब दिमाग में लूप में फंसते हैं कि आपका इसका रिवीजन किस चीज़ का करें। सीधी सी बात है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन लक्ष्मीकांत में है। तो पढ़ने की सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो बट मैं बता रहा हूँ कि मल्टीपल सोर्सेस नहीं, एक या इस एक से ज़्यादा सोर्स, एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत बस, एनसीईआरटी और आपके कोचिंग के नोट्स बस, इससे ज़्यादा सोर्सेज नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब रिवीजन मिस्टेक, लोगों और रिवीजन मिस्टेक कैसे करते हैं, रिवीजन करने का तरीका ही नहीं पता बच्चों को। स्टडी प्लान बनाया, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि रिवीजन करना लोगों को इतना लेथार्जिक और इतना बोरिंग काम लगता है कि बच्चों को लगता है कि रिवीजन हम करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, इतने देर में तो हम नया चैप्टर पढ़ लेते हैं। परंतु आगे पार्ट पीछे सपाट वाला ये एग्जाम्पल है कि आप आगे तो बढ़ते जा रहे हैं बट पीछे आप कुछ याद नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही शानदार हिंदी की लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जो बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह आपको बिल्कुल सही अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है। अब मिस्टेक्स हमने समझ ली, अब हमें ये समझना है कि ब्रेन काम कैसे करता है। ब्रेन की फंक्शनिंग को आप एक बार समझ लीजिए, इसकी हैबिट कैसी है वो आप समझ लीजिए, तो आप फिर एनसीईआरटी हो या कोई सी दूसरी भी बुक हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज एक चैप्टर रीड करा, उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में शाम को उसको बैठ के आप रिपीट कर लीजिए। रिपीट करने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि लाइन टू लाइन फिर से रिपीट करना है। मेरे कहने का मतलब है कि शाम को जब आप उस चैप्टर को खोलें तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक पेज पे 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए सिर्फ, जिनको आपने हाईलाइट करा था। ऐसा करने में आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, कितना ही बड़ा चैप्टर क्यों ना हो। बस आपको उस चैप्टर को रिपीट करना है। ये हो गया रिपीट। अब हम करेंगे रिकॉल। फिर थर्ड डे, तीसरे दिन आपको उस चैप्टर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का मतलब ये है कि एक ब्लैंक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए, और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सोचा कि मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा था, ज्योग्राफी में अर्थक्वेक वाला जो चैप्टर है वो मैंने पढ़ा था। अब अर्थक्वेक का जो चैप्टर मैंने पढ़ा था उसके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए थे। अब टाइम्स को रिकॉल करने का, तो अब मुझे याद करना है कि उस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, रिंग ऑफ फायर, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ओवरलैपिंग, तीन उसके टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के टाइप्स होते हैं। ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक का डायग्राम्स आपके दिमाग में आना चाहिए, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, ये सारी वेव्स आपके दिमाग में आते हैं, एपी सेंटर, एपी पोच या फोकस पॉइंट, है ना, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मर्केली स्केल और आपकी जो रेक्टर स्केल होती है वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आना चाहिए। तो उस पूरे चैप्टर का आउटलाइन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन किसी को याद नहीं होता और कोई ज़रूरत भी नहीं है याद करने की। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक पूरे चैप्टर का आउटलाइन आप याद कर लेंगे, उतना सफिशिएंट है, एग्ज़ाम में उतना ही आता है। ठीक है। हमको एग्ज़ाम में एनसीईआरटी नहीं छापनी है, समझिए इस बात को, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है, आपका काम बहुत आसान है। तीसरा है रिवीजन करना। अब जो भी आपने प्लानर बनाए हैं, मंथली रिवीजन के, वीकली रिवीजन के, उस रिवीजन मॉड्यूल में इनको भी शामिल कर लीजिए, और ये चीज़ें फिर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएंगी। ये सिंपल से फंक्शनिंग होती है। कुल मिला के बात इतनी है कि रिकॉल, रिपीट और रिवीजन करना है, मतलब दिमाग को अलग अलग तरीक़ों से बार बार याद दिलाना है, तो वो चीज़ें आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाएंगी। ये सिंपल से फंक्शनिंग है, इसको आप समझ लीजिए। अब वन चैप्टर रूल, करेक्ट स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा जिसका नाम है
लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। अब ये जो चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, चैप्टर को पढ़िए। अब इस लोकेटिंग प्लेसेस ऑफ अर्थ नाम का आपने चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या है, इन सारे कीवर्ड्स को आप पढ़िए और इनका 5 मिनट के अंदर रिकैप कीजिए, कॉपी बंद करके याद कीजिए कि हाँ मैं प्राइम मेरिडियन क्या है, 180 डिग्री पे कौन सी लाइन जाती है, 0 डिग्री पे कौन सी लाइन जाती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ग्रिड लाइन क्या है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जब आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी। अब आपको आपका जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो पूरा चैप्टर अब आपके दिमाग में होगा, क्योंकि उसके कीवर्ड्स को आपने याद कर लिया है और ये कीवर्ड्स आपको पूरे चैप्टर की एक आउटलाइन डेवलप करवाएंगे। बस अब उन्हीं चैप्टर को जिस जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है अच्छे से, उस चैप्टर को आपको PYQs के जरिए लगाना है। अब मेरी बात मानिए, आपको पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे होगा। PYQs लगाने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस महसूस होगा जिसका आप मुझे बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे आपके सर यूर स्ट्रेटजी सो राइट। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कीजिएगा। स्पीड में दम नहीं है, स्पीड से कुछ नहीं होता, रिटेंशन कितना है आपका, आप दिमाग में रिटेन कितना कर पा रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 60 मिनट NCERT फॉर्मूला। देखिए NCERT में बड़े बड़े चैप्टर्स भी हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, बट कई बार घंटों तक पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है और बिल्कुल मन नहीं लगता, फोकस तो बन ही नहीं पाता। मैं तो यही करता हूँ कि 30 मिनट्स किसी भी चैप्टर को पढ़ता हूँ और यही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 30 मिनट्स पढ़िए, 30 मिनट का एक स्लॉट बनाइए, 30 मिनट्स तक इस चैप्टर को पढ़िए। 30 मिनट्स में जितना पढ़ा जाए NCERT को बंद कीजिए, 15 मिनट बैठ के उसको रिकॉल कीजिए कि मैं कितना याद कर पा रहा हूँ। जितना भी याद कर पा रहा हूँ, हाथों हाथ ChatGPT में जाके बोला कि इसके MCQ PYQs बना दो, जो जो मैंने पढ़ा है उसके फ़ोटो खींच के भेज दो। जितना आपने पढ़ा है आधे घंटे में, उस सभी के आपने हाथों हाथ रिवीजन भी कर लिया और उसके PYQs भी लगा लिया आपने। वो चैप्टर आपका वहीं कंप्लीट। आपको 2 घंटा 3 घंटा एक एक NCERT को लेके बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। हाथों हाथ जितना खाना है खाओ, हाथों हाथ पचाओ, टेंशन ही नहीं। ठीक है। अब सबसे शानदार चीज़ अब आई है कि NCERTs को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है। NCERTs को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी NCERT कब पढ़नी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले NCERT पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी की, उसके बाद पढ़ना चाहिए हिस्ट्री की, उसके बाद पढ़ना चाहिए पॉलिटी की, और उसके बाद पढ़ना चाहिए इकोनॉमी की। अब आप मुझसे पूछेंगे, बोले सर कि ज्योग्राफी की NCERT ही क्यों पहले पढ़नी चाहिए, तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए क्यों थे और आए कहाँ से थे, वो ऐसी कौन सी उनकी नीड थी जो उनको इंडिया लेके आई थी। ब्रिटेन का जो जोग्राफिकल क्लाइमेट है वो कितना डल है, वहाँ पे ना इतना अच्छा मौसम है, ना इतनी अच्छी फसलें हैं, ना इतनी अच्छी मिट्टी है। वो प्रॉस्पेरिटी की तलाश में इंडिया आए थे। अब इंडिया की तलाश ने ही उनके जोग्राफी को शुरू करा और वहाँ से वो लोग इंडिया आए, पूरा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए वो लोग इंडिया आए, और ऐसे ही नए नए कॉन्टिनेंट्स की शुरुआत हुई। डिस्कवरी ऐसे ही हुई नए नए कॉन्टिनेंट्स की, और ऐसे ही इंडिया आने तक का रास्ता खोजा गया। शुरुआत ज्योग्राफी से हुई। ज्योग्राफी से आते ही उन्होंने इंडिया में जैसे ही आए, और जैसे ही बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, वहीं पे शुरुआत हो गई हिस्ट्री की। जैसे ही हिस्ट्री शुरू हुई तो पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हो गई इंडिया में। मराठा वॉर, कार्नाटिक वॉर, मैसूर वॉर, अलग अलग पॉलिटी शुरू हो गई। और पॉलिटी के शुरू होने के बाद से ही इकोनॉमिक माइट शुरू हो गई है ब्रिटिश एम्पायर की। तो आई होप आपको कनेक्शन शुरू, अगर ज्योग्राफी नहीं होती तो हिस्ट्री शुरू नहीं होती, हिस्ट्री नहीं होती तो पॉलिटी नहीं होती, पॉलिटी नहीं होती तो इकोनॉमी नहीं होती। ये पूरा एक सीक्वेंस है। जब आप हिस्ट्री को डीप में पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगा। ओके, हर सारे GS सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं, यही सही अप्रोच है पढ़ने का। अब बात करते हैं, सब पहली सारी NCERT खत्म कर दूं फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ूंगा। बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक्स भी यही करते हैं कि सारी बुक को एक साथ पढ़ेंगे, सारी बुक NCERT की एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको NCERT पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी की NCERT उठाई, जो चैप्टर आप पॉलिटी की NCERT में पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर को आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। बस जैसे ही वो चैप्टर दोनों में
कंप्लीट हुआ, अब आपको हाथों हाथ उसके रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कर लेने के बाद में आपको उसका PYQs लगा लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को आपने पढ़ा NCERT में से, फंडामेंटल राइट्स को आपने गो थ्रू हुए स्टैंडर्ड बुक में से, लक्ष्मीकांत में से, और लक्ष्मीकांत में जिससे रिवाइज हुआ फंडामेंटल राइट्स के जितने भी PYQs हैं उन सबको आपको लगा लेना है रिवीजन के साथ में। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और हाथों हाथ एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। आप ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि सारी NCERT एक साथ कंप्लीट कर लूँ और हाथ फिर उसके बाद इसका रिवीजन शुरू करूँगा। जब तक आप रिवीजन शुरू करोगे ना, तब तक ये पुरानी NCERT सब आपके दिमाग से साफ हो जाएगी। हाथों हाथ NCERT पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, आधा घंटा रिवीजन कीजिए और PYQs लगा के कंप्लीट। ठीक है। फिर बात करें टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है। टॉपर्स भी यही कहते हैं, रिसोर्सेज कम रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, रेगुलर PYQs लगाइए। जितना PYQs लगाएंगे उतना कंसेप्ट आपका उतना शार्प होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, पढ़ना कम सोर्सेज से है, रिवीजन ज़्यादा करना है, रेगुलर PYQs लगाने हैं और कंसिस्टेंट रहना है। रूटीन आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपका रूटीन कंसिस्टेंट नहीं है, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सुबह पढ़ लेंगे, अरे संडे को पढ़ लेंगे, तो आप एक बहुत बड़े प्रोकास्टिनेटर है। आप टालते जा रहे हैं चीज़ों को और इससे आपका नुकसान होगा, मान के चलिए। अब 30 दिन की एक स्ट्रेटजी मैं आपको देता हूँ। 30 दिन तक सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाइए, फॉर एग्जांपल पॉलिटी। पॉलिटी की एक NCERT रोज़ पढ़िए, 15 मिनट उसका रिवीजन कीजिए, हर संडे उसके PYQs लगाइए, 100 PYQs आप रोज़ लगाइए और कोई नया सोर्स मत लीजिए उस सब्जेक्ट के लिए। NCERT के साथ में बस आपको एक स्टैंडर्ड बुक रखनी है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, बस। उसके बाद उस सब्जेक्ट पे आपकी होल्ड इतनी शानदार होगी कि आप मुझे बोले कि नहीं सर, 1 महीने बाद आप मुझे इस वीडियो को देख के कमेंट में बताइएगा कि आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कैसी है। मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको कभी फेल नहीं होने देगी, ये आपको आपके सिलेक्शन के बहुत नज़दीक ले जाएगी। और ये स्ट्रेटजी बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट करा है ना, वही इसका चमत्कार जानते हैं। वीडियो देख के अगर आप भी वही चीज़ करेंगे तो कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का, मत देखिए वीडियो। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, एग्जीक्यूट कीजिए, 1 वीक का चैलेंज दीजिए खुद को और फिर देखिएगा। NCERT खत्म करना हमारा एम नहीं होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए NCERT को समझना। मैं एक बात फिर से कहता हूँ और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि सही स्ट्रेटजी, सही डायरेक्शन, सही सिलेक्शन की तैयारी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, NCERT को लेकर आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। और भी अगर आपको कोई नीड लगती है कि इस टॉपिक के ऊपर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, कौन सी आपकी प्रॉब्लम्स है, मुझे नीचे कमेंट में बताइए। मैं फिर से बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, पूरा रिसर्च करके आपके लिए एक सही स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।